गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम लोग एसिड्स बेस एंड सॉल्ट्स ये चैप्टर पढ़ रहे थे। लास्ट वीडियो में हम लोग एसिड का फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्कस किए थे, फिजिकल प्रॉपर्टी तक डिस्कस किए थे एसिड का। आज हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे एसिड्स का। देखो तो हेडिंग करो, केमिकल प्रॉपर्टीज़। एसिड का केमिकल प्रॉपर्टी क्या है? देखो केमिकल प्रॉपर्टी में पहला जो प्रॉपर्टी आएगा एसिड का वो होगा एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन। एसिड एक्टिव मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करता है, मतलब रिएक्शन विथ एक्टिव मेटल्स। देखो एक्टिव मेटल्स मतलब क्या, जो मेटल बहुत एक्टिव है। एसिड के रिएक्शन से बहुत एक्टिव है, मतलब एसिड से रिएक्शन करोगे तो वो मेटल बहुत एक्टिव होगा, ठीक है, उसी को एक्टिव मेटल बोला जाता है। तो देखो एक्टिव मेटल मतलब जैसे कि पोटाशियम हो गया, उसके बाद सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ये जितना भी हम मेटल बोले, पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, ये सब एक्टिव मेटल्स है। इन मेटल्स को जब तुम डाइल्यूट HCl या फिर डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाओगे तो बहुत ही एक्सप्लोसिवली रिएक्ट करेगा वो, ठीक है। और इससे कम एक्टिव मेटल मतलब लेस एक्टिव मेटल, जैसे कि मान लो कि मैग्नीशियम है, जिंक है, इसके साथ भी ये एसिड रिएक्शन करेगा, रिएक्शन करके सॉल्ट प्रोड्यूस करेगा और हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो एक्टिव मेटल जैसे हम क्या बोले, जैसे एक्टिव मेटल तुम्हारा सोडियम है, ठीक है, उसके बाद पोटाशियम है, उसके बाद कैल्शियम है, ये सब एक्टिव मेटल्स है। सोडियम हो गया, पोटाशियम हो गया, कैल्शियम हो गया। इसके साथ अगर तुम डाइल्यूट HCl रिएक्ट करवाते हो या डाइल्यूट H2SO4 रिएक्ट करवाते हो तो ये बहुत ही एक्सप्लोसिवली रिएक्ट करेगा, बहुत एक्सप्लोसिवली ये मेटल्स रिएक्ट करेगा, इसलिए इसको एक्टिव मेटल्स बोला जाता है। एक्टिव मेटल्स बोला जाता है, इन सब मेटल्स को एक्टिव मेटल्स बोला जाता है। और इनसे थोड़ा कम एक्टिव मेटल मतलब लेस एक्टिव मेटल, इनसे थोड़ा कम है, इन मेटल से थोड़ा कम लेस एक्टिव है। जैसे कि मान लो मैग्नीशियम हो गया, ठीक है, उसके बाद मान लो जिंक हो गया, ठीक है, ये सब मैग्नीशियम हो गया, जिंक हो गया, ये सब क्या होगा अगर तुम एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हो, जैसे कि मैग्नीशियम होता है, जिंक होता है, आयरन होता है, इन सब पर अगर तुम डाइल्यूट HCl या तो डाइल्यूट H2SO4 के साथ अगर रिएक्शन करवाओगे, ठीक है, तो वो उतना एक्सप्लोसिवली रिएक्ट नहीं करेगा। ये क्या प्रोड्यूस करेगा रिएक्शन करके एसिड के साथ, ये मेटालिक सॉल्ट प्रोड्यूस करेगा, जो मेटल लोगे उसका सॉल्ट प्रोड्यूस करेगा और हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। इसीलिए इन तीनों मेटल को बोला जाता है दे आर लेस एक्टिव मेटल्स, लेस एक्टिव मेटल्स, ठीक है। अच्छा, रिएक्शन कैसा होता है, जैसे कि हम मैग्नीशियम वाला दिखाते हैं। देखो मैग्नीशियम है, ठीक है, इसके साथ तुम रिएक्शन करोगे या तो HCl या तो H2SO4, ठीक है। अगर HCl ऐड करोगे तो 2 HCl लेना पड़ेगा बैलेंस के लिए, Mg+2 HCl प्रोड्यूस क्या करेगा, मेटालिक सॉल्ट प्रोड्यूस करता है, मतलब MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस, ये हाइड्रोजन कॉमन होगा, हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा, ये ऐसे एरो ऊपर, ठीक है। अच्छा, मैग्नीशियम के बाद अगर जिंक है, जिंक अगर रिएक्शन करोगे तो क्या होगा, ZnCl2 जिंक क्लोराइड होगा, ये भी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। अगर Fe रिएक्ट करवाओगे, ये सब तुम्हारा क्या है लेस एक्टिव मेटल से, ठीक है। अगर HCl रिएक्ट करवाते हो तो क्या होगा, FeCl2 ये सॉल्ट होगा प्लस हाइड्रोजन गैस, ऐसे रिएक्शन होता है। तुम HCl की जगह H2SO4 भी ले सकते हो। अगर मान लो हम HCl ना लेके H2SO4 लेंगे, मान लो कि HCl की जगह हम H2SO4 लेंगे, H2SO4 लेंगे तो क्या होगा, इस Cl2 की जगह क्या हो जाएगा, SO4 हो जाएगा, SO4 आ जाएगा, बस यही चेंजेस होगा और कुछ नहीं, ये भी होगा, ठीक है। तो H2SO4 भी कर सकते हो, यहाँ पे भी H2SO4 कर सकते हो, यहाँ पे भी H2SO4 कर सकते हो, तो ये Cl2 सब बदल जाएगा, Cl2 की जगह क्या आ जाएगा, SO4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब तुम्हारा क्या है लेस एक्टिव मेटल्स, ठीक है। और ये जो हम बोले ना सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, इनके साथ अगर तुम डाइल्यूट HCl रिएक्ट करोगे या डाइल्यूट H2SO4 रिएक्ट करोगे तो वो बहुत एक्सप्लोसिवली रिएक्ट करता है, मतलब एक्सप्लोशन होता है। इसलिए इन सब मेटल्स को एसिड के साथ ट्रीटमेंट नहीं किया जाता, समझ में आ रहा है। जो लेस एक्टिव मेटल्स है उसको रिएक्ट करवाया जाता है, क्योंकि जो लेस एक्टिव मेटल है वो उतना एक्सप्लोसिवली रिएक्ट करता नहीं है, वो सिर्फ मेटालिक सॉल्ट प्रोड्यूस करेगा और हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा। इसलिए इन सब मेटल को चुना जाता है एसिड के साथ रिएक्शन करने के लिए, इन सब मेटल को चुना नहीं जाता, क्योंकि ये बहुत एक्सप्लोसिवली रिएक्ट करता है, तो ये हार्मफुल हो सकता है रिएक्शन करने वक्त। जब तुम एक्सपेरिमेंट करोगे इन सब मेटल के साथ तो ये हार्मफुल हो सकता है तुम्हारे लिए, इसलिए इस मेटल्स को चुना नहीं जाता। समझ में आया बात? अच्छा, उसके बाद एक सवाल पूछा जाता है कि जब एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं हम लोग, एसिड जो लेते हैं ना, तो एसिड हमेशा ये दोनों ही क्यों चूज़ करते हैं, डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट H2SO4 क्यों चूज़ करते हैं, वाई नॉट HNO3 इज़ यूज्ड, हम डाइल्यूट HNO3 क्यों यूज़ नहीं करते, ये सवाल पूछा जाता है।
उन लोग का सवाल पूछता है एग्जाम में कि डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट H2SO4 की यूज़ करते हैं, डाइल्यूट HNO3 यूज़ क्यों नहीं करते। देखो डाइल्यूट HNO3 मतलब क्या, ये नाइट्रिक एसिड है, तो नाइट्रिक एसिड क्या है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। ये नाइट्रिक एसिड क्या है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसीलिए जब तुम मेटल्स को HNO3 के साथ रिएक्ट करोगे ना, तब ये हाइड्रोजन तुम्हारा प्रोड्यूस नहीं होगा, क्योंकि रिएक्शन के दौरान जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगा ये HNO3 उसको ऑक्सीडाइज करके पानी में कन्वर्ट कर देगा, H2O में कन्वर्ट कर देगा, मतलब तुम्हें हाइड्रोजन मिलेगा नहीं। समझ में आ रहा है। इसीलिए HNO3 डाइल्यूट HNO3 यूज़ नहीं किया जाता, ठीक है। रीज़न मेन है कि डाइल्यूट HNO3 बहुत ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। अगर डाइल्यूट HNO3 के साथ अगर हम मेटल्स को रिएक्ट करवाएंगे तो रिएक्शन के दौरान हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगा, लेकिन वो तुरंत ऑक्सीडाइज भी हो जाएगा, ऑक्सीडाइज होकर पानी में कन्वर्ट हो जाएगा H2। मतलब क्या, तुम्हें हाइड्रोजन मिलेगा नहीं, तुम्हें पानी मिलेगा। समझ में आ रहा है बात। इसलिए HNO3 यूज़ नहीं किया जाता, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पे ये जो तीनों हम रिएक्शन बोले ना, ये जो रिएक्शन वाला पढ़े, ये जो चारों रिएक्शन हम पढ़ाए कि Mg के साथ मैग्नीशियम के साथ HCl का रिएक्शन, जिंक के साथ HCl का रिएक्शन, आयरन के साथ HCl का रिएक्शन, या H2SO4 का रिएक्शन कोई भी है, HCl हो या H2SO4 हो, ठीक है। ये सभी रिएक्शन तुम्हारा क्या है, हाइड्रोजन का प्रिपरेशन है। क्योंकि तुम देखो हर एक रिएक्शन में तुम्हारा क्या हाइड्रोजन प्रोड्यूस हुआ है, हर एक रिएक्शन में। तो ये सारा रिएक्शन तुम्हारा क्या है, प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन, प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन। मतलब हाइड्रोजन ऐसे प्रिपेयर किया जाता है, कोई भी एक्टिव मेटल के साथ एसिड को रिएक्शन करो तुम, मतलब मैग्नीशियम हो सकता है, जिंक हो सकता है, आयरन हो सकता है। इन तीनों मेटल तुम्हारा क्या है, कम एक्टिव है, ज़्यादा एक्टिव नहीं है। ये सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम की तरह लेस एक्टिव मेटल है। तो कोई भी लेस एक्टिव मेटल को तुम कोई भी एसिड के साथ रिएक्शन करो, या तो डाइल्यूट HCl या तो डाइल्यूट H2SO4। अगर रिएक्शन करोगे तो मेटेलिक सॉल्ट मिलेगा और हाइड्रोजन मिलेगा। तो हाइड्रोजन का ये प्रिपरेशन है, इस तरीके से हाइड्रोजन प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। और इसीलिए हाइड्रोजन का प्रिपरेशन में कभी भी डाइल्यूट HNO3 यूज़ नहीं किया जाता। तुम्हें सवाल पूछता है कि व्हाई नॉट डाइल्यूट HNO3 इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन के प्रिपरेशन में तुम क्यों डाइल्यूट HNO3 यूज़ नहीं करोगे। तो आंसर क्या होगा कि डाइल्यूट HNO3 बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो रिएक्शन के दौरान हमें H2 मिलेगा, हाइड्रोजन गैस मिलेगा, लेकिन वो तुरंत ऑक्सीडाइज होकर पानी में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब मेरा जो टारगेट है कि हाइड्रोजन को प्रिपेयर करना, वो तुम्हारा टारगेट कभी भी अचीव नहीं होगा, क्योंकि वो तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा पानी में। इसलिए हम लोग डाइल्यूट HNO3 यूज़ नहीं करेंगे। बात समझ में आया। अच्छा, और एक तो सवाल पूछा जाता है कि डाइल्यूट HNO3 के साथ कौन सा दो मेटल है जो हम यूज़ करते हैं। मतलब ये एक्सेप्शन है, क्योंकि डाइल्यूट HNO3 के साथ कोई भी मेटल्स तुम रिएक्ट नहीं करोगे, क्योंकि जो भी मेटल्स रिएक्ट करोगे तो वो हाइड्रोजन अल्टीमेट तुमको देगा नहीं, वो ऑक्सीडाइज होकर H2O में कन्वर्ट हो जाएगा, पानी में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन एक्सेप्शन भी है, इनमें एक्सेप्शन भी है। दो एक ऐसा मेटल है जो मेटल तुम अगर डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन करोगे फिर भी वो तुमको हाइड्रोजन गैस देगा, वो ऑक्सीडाइज होगा नहीं। बात समझ में आया। हम क्या बोले, डाइल्यूट HNO3 अगर तुम यूज़ करोगे प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन में तो रिएक्शन के दौरान तुम्हें हाइड्रोजन गैस मिलेगा, लेकिन डाइल्यूट HNO3 बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसलिए वो हाइड्रोजन तुरंत ऑक्सीडाइज होकर पानी में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए हम लोग डाइल्यूट HNO3 हाइड्रोजन के प्रिपरेशन में नहीं लेंगे, हम डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट H2SO4 लेंगे। लेकिन एक दो मेटल ऐसा मेटल है जिसके साथ अगर तुम डाइल्यूट HNO3 यूज़ करोगे तो तुम्हें वो हाइड्रोजन गैस देगा, वो पानी में कन्वर्ट नहीं होगा। कौन सा वो दो मेटल है, ये सवाल पूछता है, ठीक है। अच्छा देखो, हमेशा याद रखना, दो ऐसा मेटल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दो एक ऐसा मेटल है जो तुमको देगा नहीं। उनमें से एक मेटल तुम्हारा क्या है, मैंगनीज, Mn। ये कभी भी तुमको HNO3 के साथ अगर तुम इसको यूज़ करोगे, डाइल्यूट HNO3 का रिएक्शन करोगे, ये कभी भी तुम्हें H2O नहीं देगा, मतलब हाइड्रोजन कभी भी ऑक्सीडाइज नहीं होगा, ठीक है। ये हाइड्रोजन ही तुमको देगा, मतलब तुम रिएक्शन क्या होगा, मैंगनीज, ठीक है। इसके साथ अगर तुम 2HNO3 रिएक्शन करोगे तो ये क्या होगा, एक मेटालिक सॉल्ट प्रोड्यूस करेगा, मैंगनस नाइट्रेट। इसका फॉर्मूला है मैंगनस नाइट्रेट, MnNO3 प्लस हाइड्रोजन। ये तुमको मिलेगा, ये पानी में कन्वर्ट नहीं होगा। तो वो मेटल क्या है, मैंगनीज। इसके साथ अगर तुम डाइल्यूट HNO3 यूज़ भी करोगे फिर भी ये तुम्हारा हाइड्रोजन गैस तुमको प्रोवाइड करेगा, ये पानी में कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, ये तो एक हो गया मैंगनीज। दूसरा क्या है, दूसरा है मैग्नीशियम, Mg, मैग्नीशियम। ये भी तुमको अगर तुम रिएक्शन करोगे HNO3 के साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ, ये भी तुमको क्या करेगा, MgNO3 मैंगनस नाइट्रेट। इसका फॉर्मूला है मैंगनस नाइट्रेट प्लस हाइड्रोजन गैस तुमको देगा। तो इकलौता दो इकलौता मेटल है ये मैंगनीज और मैग्नीशियम। यही दो मेटल है जिसके साथ अगर तुम HNO3 ट्रीटमेंट करोगे भी फिर भी तुमको ये हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड करेगा।
ये पानी में ऑक्सीडाइज नहीं होगा, तो ये एक्सेप्शन है, ठीक है। बाकी ये दो छोड़ के जो भी तुम मेटल लोगे तुम्हें हाइड्रोजन मिलेगा नहीं, वो पानी में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आया बात? अच्छा, तो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना, क्योंकि ये बहुत ही डिटेल्स चीज़ दिया हुआ है, ठीक है, तो काम आएगा। अच्छा, तो ये हो गया पहला वाला केमिकल प्रॉपर्टी एसिड्स का। अच्छा, रिएक्शन विथ एक्टिव मेटल्स। अब हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन विथ बेसिस न्यूट्रलाइजेशन, सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी एसिड का, रिएक्शन विथ बेसिस न्यूट्रलाइजेशन, रिएक्शन विथ बेसिस न्यूट्रलाइजेशन। देखो, न्यूट्रलाइजेशन मतलब क्या? जब तुम एसिड और बेस को रिएक्शन करवाते हो आपस में, तो एसिड और बेस मिलकर क्या एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देता है और करके सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस करता है, उसी को बोला जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, एसिड और बेस को दोनों को आपस में रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है, समझ में आया? अच्छा, तो देखो यहाँ पे मान लो एक एसिड है H2SO4 मान लो, और तुम एक बेस लोगे, मान लो कॉपर ऑक्साइड CO, ये कॉपर ऑक्साइड, ये एक बेसिक ऑक्साइड है, ठीक है। इसको तुम अगर रिएक्शन करवाते हो तो क्या होता है, कॉपर SO4 के साथ जुड़ जाएगा, मतलब CuSO4 होगा, ये सॉल्ट है, और पानी मिलेगा तुमको H2O, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, एसिड और बेस का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हमेशा तुम्हें प्रोडक्ट मिलेगा सॉल्ट और वाटर, तो ये सॉल्ट हो गया, ये पानी हो गया, ठीक है। अच्छा, दूसरा अगर तुम बेस लोगे, मान लो तुम बेस लोगे यहाँ पे NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और एसिड लोगे HNO3, तुम कोई भी एसिड ले सकते हो, HCl भी ले सकते हो, तुम H2SO4 भी ले सकते हो, ठीक है, लेकिन प्रोडक्ट बदल जाएगा, जो सॉल्ट होगा सॉल्ट बदल जाएगा, पानी तो तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा, ये कॉमन है, ये पानी मिलेगा ही, लेकिन जो सॉल्ट तुम्हें मिलेगा वो डिपेंड करता है तुम कौन सा बेस ले रहे हो, कौन सा एसिड ले रहे हो, उसके फॉर्मूला के ऊपर वो डिपेंड करता है। जैसे कि यहाँ पे तुमको मिलेगा क्या, NaNO3, सोडियम नाइट्रेट, NaNO3 इसका फॉर्म नाम है सोडियम नाइट्रेट। अगर मान लो तुम HNO3 ना लेके तुम मान लो कि HCl लोगे, मान लो HCl लोगे, तो पानी तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, लेकिन ये बदल जाके क्या आ जाएगा, NaCl हो जाएगा, ठीक है। ये इसका रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म ऐसा होता है, देखो HCl है, इसको ऐसे लिखे, NaOH है, ये ऐसे लिखे, अब ये H और OH मिलके H2O हो जाता है, देखो HCl और NaOH, ठीक है, ये OH और ये H, ये मिलकर पानी हो जाता है, ठीक है, H और OH मिलकर पानी हो जाएगा और NaCl रह जाएगा, NaCl प्लस पानी। तो ये मैकेनिज्म हर एक में होगा, तुम इसमें करो इसमें भी होगा। इसमें क्या H2SO4 है प्लस CO है, ठीक है, तो H2SO4 में क्या होगा, दो हाइड्रोजन है और इसमें ऑक्सीजन है, मतलब ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला ऑक्सीजन मिलकर पानी, ठीक है, और CO और SO4 मिलकर CuSO4। तो इस तरीके से तुम याद रखोगे, समझ में आया? मतलब तुम्हें कोई भी एसिड दे, कोई भी बेस दे, तुम इजीली क्या कर पाओगे, उसका जो प्रोडक्ट होगा वो प्रोडक्ट लिख पाओगे, क्योंकि तुम्हें पता होगा कि एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करवाता है। अगर तुम एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करवाओगे तो पानी तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा, वो कॉमन है, ठीक है, और जो सॉल्ट मिलेगा वो डिपेंड करता है कौन सा बेस कौन सा एसिड तुम लोगे, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया दूसरा केमिकल प्रॉपर्टी एसिड का। अच्छा, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे तीसरा केमिकल प्रॉपर्टी, डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड कार्बोनेट्स। देखो तीसरा केमिकल प्रॉपर्टी, डिकम्पोजिशन of hydrogen carbonates and carbonates, इसका डिकम्पोजिशन देखो, ये बेसिकली क्या है, जब कोई भी सॉल्ट को तुम एसिड के साथ ट्रीट करते हो, ये मेनली कब होता है, ये हाइड्रोजन कार्बोनेट और कार्बोनेट कब होता है, जब कोई भी तुम डाइल्यूट एसिड के साथ सॉल्ट को रिएक्शन करवाते हो तब होता है। मतलब ये बेसिकली है एक्शन ऑफ डाइल्यूट एसिड्स, DIL मतलब डाइल्यूट, ठीक है, हम पूरा नहीं लिखे, तुम लिखोगे पूरा DILUTE पूरा लिखोगे, एक्शन ऑफ डाइल्यूट एसिड्स ऑन सॉल्ट। जब सॉल्ट के साथ डाइल्यूट एसिड रिएक्शन किया जाता है तब जाके ये हाइड्रोजन कार्बोनेट और कार्बोनेट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। मतलब एक तुम सॉल्ट लोगे और एक डाइल्यूट एसिड लोगे, तो सॉल्ट मतलब मान लो तुम लिए CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ये एक सॉल्ट है। सॉल्ट कब प्रोड्यूस होता है, जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करता है। मतलब क्या, सॉल्ट में तुम्हारा दो हिस्सा रहेगा, एक एसिड वाला हिस्सा रहेगा, एक बेस वाला हिस्सा रहेगा, क्योंकि सॉल्ट तो वैसे ही प्रोड्यूस होता है ना, एसिड और बेस जब तुम आपस में रिएक्ट करवाओगे तब सॉल्ट प्रोड्यूस होता है। मतलब सॉल्ट में एसिड का भी हिस्सा रहेगा, बेस का भी हिस्सा रहेगा, समझ में आ रहा है बात?
तो देखो CaCO3 ये एक सॉल्ट है, कार्बोनेट, ठीक है। इसके साथ अगर तुम डाइल्यूट एसिड रिएक्शन करोगे, कोई भी एसिड लो, डाइल्यूट एसिड HCl ले सकते हो, H2SO4 ले सकते हो, तो क्या प्रोड्यूस होता है, देखो हाइड्रोजन कार्बोनेट और कार्बोनेट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। देखो तो प्रोड्यूस क्या होगा, एक सॉल्ट आएगा Ca और यहाँ पे 2 Cl है मतलब CaCl2 होगा, ठीक है। 2 हाइड्रोजन है मतलब H2 होगा, ठीक है। और यहाँ पे ऑक्सीजन 3 ठो है मतलब एक मिल जाएगा यहाँ पे, मतलब पानी हो जाएगा H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ऐसा समझ में आ रहा है बात। यहाँ पे CO2 तुम्हारा कॉमन है, CO2 मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि हाइड्रोजन कार्बोनेट और कार्बोनेट जब डिकम्पोज होता है, डिकम्पोज होकर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड कॉमन है, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा क्या, कार्बोनेट, ये सिर्फ कार्बोनेट है, समझ में आ रहा है, ये सिर्फ कार्बोनेट है, समझ में आ रहा है बात, ये सिर्फ कार्बोनेट है। हाइड्रोजन कार्बोनेट कब होगा, जब कार्बोनेट में तुम हाइड्रोजन डाल दोगे तो वो हाइड्रोजन कार्बोनेट हो जाएगा, मतलब हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होगा, CaHCO3 ये है तुम्हारा क्या, हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। इसको बाई कार्बोनेट भी बोला जाता है, इसको तुम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हो, बाई कार्बोनेट भी बोल सकते हो, ठीक है। इसके साथ अगर तुम एसिड को ट्रीट करोगे तो क्या होगा, देखो ये ट्रीट करोगे तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा, ये कॉमन है, ये मिलेगा ही। तुम कार्बोनेट को डिकम्पोज करो एसिड से या बाइकार्बोनेट को डिकम्पोज करो एसिड से, तुम्हें कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा ही मिलेगा, ये कॉमन है, ठीक है। अच्छा, और क्या मिलेगा, पानी, ये भी कॉमन है, पानी भी कॉमन है। और क्या होगा, यहाँ पे देखो कैल्शियम है, यहाँ पे देखो 2 Cl है, मतलब क्या CaCl2, समझ में आया। अब बैलेंस करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे देखो 2 ठो है, ठीक है। तो बैलेंस करने के लिए तुम यहाँ पे 2H2 देना पड़ेगा, ठीक है, और यहाँ पे 2CO2 देना पड़ेगा, हो गया। देखो प्रोडक्ट तुम्हारा क्या आया, सेम आया। ऊपर में जो प्रोडक्ट तुम देख रहे हो, नीचे जो प्रोडक्ट देख रहे हो, दोनों प्रोडक्ट क्या है, सेम है। मतलब हम लोग क्या समझे कि हाइड्रोजन कार्बोनेट को तुम डिकम्पोज करो या कार्बोनेट को डिकम्पोज करो एसिड से, अगर एसिड सेम है तो प्रोडक्ट में सेम मिलेगा, समझ में आ रहा है बात। देखो यहाँ पे भी HCl था, यहाँ पे भी HCl था, प्रोडक्ट सेम है, ये तुम्हारा कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन है, ये तुम्हारा हाइड्रोजन कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन है, प्रोडक्ट में सेम मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे 2 दिया हुआ है इसलिए बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा है, लेकिन बाकी सब कुछ सेम है। अगर तुम एसिड सेम रखे हो तो अगर एसिड को बदल दोगे तो ये बदल जाएगा, ये सॉल्ट बदल जाएगा। मान लो अगर इसको तुम HCl ना लेके H2SO4 लोगे, मान लो HCl ना लेके इसको तुम H2SO4 लोगे, ठीक है, तो ये CaSO4 हो जाएगा, ये CaSO4 हो जाएगा, बस बाकी जैसा था वैसे ही रहेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है बात। अच्छा, तो ये हो गया कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको सीखना पड़ेगा तुमको कि कैसे रिएक्शन होता है, कैसे अगर हम एसिड को चेंज कर देंगे तो प्रोडक्ट में मेरा कौन सा वाला पार्ट चेंज होगा। इसको अगर तुम ठीक से अच्छी तरीके से ध्यान लगा कर पढ़ोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि हाँ, ये मेरा अगर एसिड हम चेंज कर देंगे, इसके जगह ये वाला एसिड देंगे तो मेरा इसके जगह ये वाला चेंज होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद तुम्हारा चौथा केमिकल प्रॉपर्टी, चौथा केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगा, तीसरा 3 केमिकल प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ लिए, चौथा वाला केमिकल प्रॉपर्टी होगा सल्फाइड्स और बाइसल्फाइड्स का डिकम्पोजिशन। मतलब हम लोग हेडिंग करेंगे डिकम्पोजिशन ऑफ सल्फाइड्स एंड बाइसल्फाइड्स, सल्फाइड्स और बाइसल्फाइड्स का डिकम्पोजिशन। देखो सल्फाइड्स और बाइसल्फाइड्स मतलब क्या, मतलब जो तुम रिएक्टेंट लोगे उनमें सल्फर कॉमन रहेगा, चाहे तुम सल्फाइड्स लो चाहे तुम बाइसल्फाइड्स लो। सल्फाइड का मेन फार्मूला क्या होगा, CaSO3, ये सल्फाइड्स का फार्मूला है, CaSO3 मतलब कैल्शियम सल्फाइड, क्योंकि यहाँ पे कैल्शियम है इसलिए कैल्शियम सल्फाइड। अगर तुम कैल्शियम ना देके मैग्नीशियम दोगे तो मैग्नीशियम सल्फाइड, जैसे ये तुम मेटल चेंज करोगे उस हिसाब से बदल जाएगा। सल्फाइड मतलब इसमें तुम्हारा SO3 वाला पार्ट रहेगा, उसी को हम लोग सल्फाइड बोलेंगे। अगर तुम कैल्शियम मेटल चेंज करके दूसरा मेटल दोगे तो दूसरा नाम होगा उसका, जैसे कि यहाँ पे कैल्शियम सल्फाइड है, अगर तुम मैग्नीशियम दोगे, मैंगनीज दोगे तो नाम बदल जाएगा। सल्फाइड मतलब तुम्हारा SO3 रहेगा ही रहेगा, ठीक है। हाइड्रोजन सल्फाइड क्या होगा, HSO3, हाइड्रोजन सल्फाइड मतलब तुम्हारा क्या होगा, उसमें H लग जाएगा, HSO3, समझ में आ रहा है। अगर तुम यहाँ पे मेटल मान लो सोडियम दोगे तो सोडियम सल्फाइड होगा ये, तो इसका नाम क्या होगा, इसका 2 नाम है, एक आता है सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड या फिर बोला जाएगा इसको सोडियम बाइसल्फाइड, 2 नाम है इसका,
ठीक से सुनना, सोडियम मेटल तुम दिए हो इसलिए सोडियम यहाँ पे हाइड्रोजन है मतलब हाइड्रोजन, SO3 मतलब सल्फाइड, तो पूरा नाम क्या हुआ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, या फिर इसका दूसरा नाम क्या होगा बाइसल्फाइड। समझ में आ रहा है, मतलब बाइसल्फाइड में तुम्हारा हाइड्रोजन रहेगा, ये तुम्हारा बाइसल्फाइड वाला ग्रुप है, ये HSO3 ये बाइसल्फाइड वाला ग्रुप है, और SO3 तुम्हारा सिर्फ सल्फाइड ग्रुप है, ठीक है। अच्छा, तो इसके साथ अगर तुम एसिड ट्रीट करोगे तो क्या होता है, HCl लगाओ, इसको HCl लगाओ, मतलब ये वाला क्या है, अगर तुम सल्फाइड और बाइसल्फाइड को एसिड से ट्रीट करते हो तो क्या प्रोडक्ट तुम्हें मिलेगा, ठीक है। देखो पहले जैसे हम लोग किए ना, इसके पहले हम लोग क्या किए, हाइड्रोजन कार्बोनेट किए और कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन किए, मतलब तीसरा वाला जो प्रॉपर्टी, इससे पहले जो वाला प्रॉपर्टी हम तुमको करवाए वो क्या था, हाइड्रोजन कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन और कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन। तो हाइड्रोजन कार्बोनेट और कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन में दो प्रोडक्ट तुम्हारा कॉमन था, एक पानी था, एक कार्बन डाइऑक्साइड था, तो इसमें भी दो प्रोडक्ट कॉमन रहेगा। क्या कॉमन रहेगा, वहाँ पे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड था, यहाँ पे वैसे तुम्हारा सल्फर डाइऑक्साइड रहेगा, क्योंकि इसमें सल्फर है इसलिए सल्फर डाइऑक्साइड रहेगा, दोनों में ही रहेगा। और कॉमन क्या रहेगा, पानी, H2 इसमें भी रहेगा, H2 इसमें भी रहेगा। समझ में आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे सॉल्ट क्या प्रोडक्शन होगा, देखो कैल्शियम है, यहाँ पे Cl है, मतलब CaCl2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सोडियम है, यहाँ पे Cl है, मतलब NaCl होगा, हो गया तुम्हारा प्रोडक्ट। समझ में आ रहा है बात। तो ये हो गया तुम्हारा क्या, सल्फाइड और बाइसल्फाइड का डिकम्पोजिशन। जब एसिड से ट्रीट किया जाता है तो पानी और सल्फर डाइऑक्साइड दोनों में मिलेगा तुमको, चाहे तुम सल्फाइड का डिकम्पोजिशन करो या बाइसल्फाइड का डिकम्पोजिशन करो। और ये सॉल्ट तुम्हें अलग अलग होगा, क्योंकि तुम यहाँ पे मेटल अलग अलग लिए हो, यहाँ पे कैल्शियम लिए हो इसलिए CaCl2 होगा, यहाँ पे सोडियम लिए हो ये पे NaCl होगा। समझ में आ रहा है। अगर तुम HCl ना लेके दूसरा एसिड लोगे, मान लो H2SO4 लेंगे, हम H2SO4 लेंगे तो क्या होगा, Cl की जगह NaSO4 हो जाएगा, ये Na2SO4 हो जाएगा। NaSO4 तो नहीं होता है, Na2SO4 होता है, तो Na2SO4 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे दो सोडियम है तो बैलेंस करने के लिए तुम यहाँ पे भी दो डालना पड़ेगा। समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से चेंज होता है, समझ में आया। अच्छा उसके बाद देखो चौथा प्रॉपर्टी हो गया, पांचवा वाला प्रॉपर्टी क्या होगा, सल्फाइड्स का डिकम्पोजिशन। सल्फाइड्स ये अलग है थोड़ा, ठीक है, डिकम्पोजिशन ऑफ सल्फाइड्स। वो पहला वाला क्या सल्फाइड था, टी था, ये वाला डी है, सल्फाइड्स। सल्फाइड्स मतलब क्या, ये सल्फाइड मतलब यहाँ पे तुम्हारा क्या रहेगा, एक सल्फर रहेगा और एक मेटल रहेगा, ठीक है, उसको बोला जाता है सल्फाइड्स। जैसे कि देखो ये जिंक हम मेटल दे दिया और सल्फर दे दिया, मतलब जिंक सल्फाइड हो गया ये, क्योंकि जिंक के इसलिए जिंक सल्फाइड। उसके बाद अगर तुम Fe लोगे जिंक की जगह तो क्या होगा, FeS मतलब फेरस सल्फाइड। Fe मतलब क्या, आयरन है ये, मतलब ये होगा फेरस सल्फाइड, ये होगा जिंक सल्फाइड, ठीक है। तो इसके साथ अगर तुम एसिड ट्रीट करोगे, इसके साथ अगर तुम एसिड को रिएक्शन करोगे, मतलब एसिड के साथ एसिड से अगर तुम डिकम्पोजिशन करोगे कोई भी सल्फाइड को, तो तुम्हें कॉमन प्रोडक्ट क्या मिलेगा, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, ये तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा, इसमें ही मिलेगा और इसको अगर करोगे इसमें भी मिलेगा, क्योंकि दोनों ही तुम्हारा क्या है, सल्फाइड है। तो H2S यहाँ पे कॉमन है, मिलेगा, ठीक है। और क्या मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे तुम्हें 2 HCl देना पड़ेगा, तो HCl वाले पे जिंक है, मतलब ZnCl2 हो जाएगा, ये सॉल्ट है। HCl है, यहाँ पे Zn है, मतलब क्या ZnCl2 होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे तुम मान लो HCl ना लगे, अगर तुम मान लो दूसरा एसिड लोगे, मान लो H2SO4 लोगे, ठीक है, तो क्या होगा, ये Fe है, यहाँ पे SO4 है, मतलब FeSO4 हो जाएगा, सॉल्ट होगा। समझ में आ रहा है बात। और H2S दोनों में ही रहेगा, ये कॉमन है, ये दोनों में रहेगा, ठीक है। अगर H2SO4 ना लगे तुम HCl लोगे, मान लो अगर तुम HCl लोगे तो क्या होगा, ये FeCl2 हो जाएगा, चेंज होकर ये FeCl2 हो जाएगा, बाकी जैसा था वैसे ही रहेगा। समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से होता है, एसिड चेंज करोगे तो सॉल्ट बदल जाएगा, जैसा एसिड दोगे वैसा सॉल्ट होगा, लेकिन ये H2S तुम्हारा जो जैसा था वैसा ही रहेगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद देखो छठा वाला प्रॉपर्टी एसिड का, केमिकल प्रॉपर्टी नंबर 6। देखो छठे वाला प्रॉपर्टी है तुम्हारा क्लोराइड्स और नाइट्रेट्स का रिएक्शन। कैसे रिएक्शन करता है एसिड उसके साथ, रिएक्शन विथ क्लोराइड्स एंड नाइट्रेट्स, रिएक्शन विथ क्लोराइड्स एंड नाइट्रेट्स, नाइट्रेट्स के साथ और क्लोराइड्स के साथ कैसे रिएक्शन करता है। देखो कुछ क्लोराइड एंड नाइट्रेट्स से वो रिएक्शन करता है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है। HNO3 नहीं लिया जाता है यहाँ पे, क्योंकि नाइट्रिक एसिड और HNO3 लोगे तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो रिएक्शन कुछ अलग होगा उसके साथ, इसलिए HNO3 को अवॉइड किया जाता है, ठीक है। हम लोग डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेंगे या तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे, ठीक है। कुछ क्लोराइड है वो रिएक्शन करता है, जैसे कि मान लो बेरियम क्लोराइड,
क्लोराइड मतलब क्या, क्लोरीन रहेगा उसमें। देखो जैसा कि बेरियम क्लोराइड BaCl2, ठीक है। बेरियम क्लोराइड क्या होगा, अगर तुम इसके साथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ट्रीट करोगे, ये डाइल्यूट है, ठीक है, डाइल्यूट एसिड लिया जाता है, कॉन्सेंट्रेटेड नहीं लिया जाता। अगर डाइल्यूट H2SO4 तुम ट्रीट करोगे इसके साथ तो क्या होगा, देखो प्रोडक्ट ये बेरियम क्लोराइड है और H2SO4 है, ठीक है। इसके साथ क्या आएगा, बेरियम सल्फेट होगा BaSO4, इसका प्रेसिपिटेट आएगा और यहाँ पे तुम्हें अलग से 2HCl मिलेगा, ठीक है, समझ में आया। अच्छा, ये क्लोराइड हो गया। अगर नाइट्राइट लोगे तो नाइट्राइट मतलब क्या, NO3 ग्रुप, नाइट्रेट मतलब NO3 रहेगा, ये नाइट्रेट है, नाइट्रेट ग्रुप। अगर लेड नाइट्रेट लोगे मतलब PbNO3(2), ये इसका ये है लेड नाइट्रेट, मतलब ये नाइट्रेट के साथ रिएक्शन है। ये हम क्लोराइड के साथ दिखाए, ये नाइट्रेट के साथ दिखा रहे हैं। तुम लेड छोड़ के दूसरा भी ले सकते हो, लेकिन अगर नाइट्रेट बोलोगे तो NO3 रहेगा ही रहेगा। जैसे कि अगर तुम मान लो सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या है, NaNO3, तुम ये भी ले सकते हो, ये सोडियम नाइट्रेट है, ठीक है, ये भी ले सकते हो NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, ठीक है। लेकिन नाइट्रेट मतलब NO3 रहेगा ही रहेगा, और क्लोराइड मतलब Cl रहेगा ही रहेगा, क्लोरीन रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो ये लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला है PbNO3(2). इसके साथ तुम सल्फ्यूरिक एसिड ट्रीट करो, डाइल्यूट चाहते हो तो तुम HCl भी ले सकते हो, या तो H2SO4 या तो HCl, डाइल्यूट लेना पड़ेगा। तो क्या होगा, ये तुम्हारा फॉर्मेशन होगा HNO3 नाइट्रिक एसिड। HNO3 क्यों फॉर्मेशन हुआ, क्योंकि यहाँ पे NO3 ग्रुप है और यहाँ पे H2SO4 में से हाइड्रोजन मिलेगा उसको, इसलिए HNO3 होगा। समझ में आ रहा है। और क्या होगा, यहाँ पे Pb है, यहाँ पे SO4 है, मतलब लेड सल्फेट PbSO4, इसका तुम्हें प्रेसिपिटेट मिलेगा। समझ में आ रहा है। अच्छा, अगर NaNO3 लेते तो क्या होता, मान लो H2SO4 लिए हो तो क्या होता, देखो यहाँ पे तुम्हारा क्या होगा, Na और यहाँ पे SO4 है, मतलब NaSO4 होगा, सोडियम सल्फेट, ठीक है। और यहाँ पे देखो NO3 है, यहाँ से एक हाइड्रोजन उसको मिल जाएगा, मतलब क्या HNO3 हो जाएगा, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है इसलिए यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, इसलिए 2 HNO3 होगा बैलेंस करने के लिए। तो इस तरीके से रिएक्शन होता है, ठीक है। हम लोग क्लोराइड्स के साथ और नाइट्रेट्स के साथ एसिड को अगर ट्रीट करते हैं तो इस तरीके से रिएक्शन होता है। समझ में आ रहा है, ठीक है। अच्छा, ये सब रिएक्शन छोड़ के अगर हम क्लोराइड्स को और नाइट्रेट्स को सिर्फ कंसनट्रेटेड H2SO4 का रिएक्शन करते तो क्या होता। यहाँ पे हम लोग जो एसिड लिए वो डाइल्यूट एसिड लिए, देखो हर एक सल्फ्यूरिक तुम्हारा डाइल्यूट है, ये भी डाइल्यूट है, लास्ट वाला भी डाइल्यूट है, ये लिखना हम भूल गए, ये भी डाइल्यूट है, ठीक है। लेकिन ये डाइल्यूट H2SO4 ना लेके अगर हम कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 लेते तो क्या होता। अगर तुम कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 लोगे तो वो कोई भी तुम लो, अगर क्लोराइड लो, नाइट्रेट लो, जो भी तुम लो, क्लोराइड लो या तो नाइट्रेट लो, उसके साथ अगर तुम कंसनट्रेटेड H2SO4 लोगे और उसको गर्म करोगे तो वो ऐसा प्रोडक्ट तुमको नहीं मिलेगा, जैसा प्रोडक्ट था ऐसा प्रोडक्ट तुम्हें मिलेगा नहीं, प्रोडक्ट थोड़ा अलग मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग अभी पढ़ेंगे कि अगर हम डाइल्यूट एसिड ना लगे कंसनट्रेटेड लेंगे तो क्या होता है। तो मान लो सोडियम क्लोराइड है NaCl, ये क्लोराइड है, पहले क्लोराइड वाला समझाते हैं उसके बाद हम नाइट्रेट वाला समझाएंगे। तो मान लो सोडियम क्लोराइड है, इसके साथ तुम H2SO4 ट्रीट कर रहे हो और ये कंसनट्रेटेड है, ठीक है। इसको एसिड दे के इसको गर्म भी करना है, ठीक है। टेम्परेचर क्या होगा, बिलो 200 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब तुम्हें 200 डिग्री सेंटीग्रेड के कम टेम्परेचर में इसको हीट करना होगा। तब क्या प्रोडक्ट आएगा, तब तुम्हारा आएगा NaHSO4 सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका फॉर्मूला है सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, SO4 मतलब सल्फेट, हाइड्रोजन है इसलिए हाइड्रोजन सल्फेट, और सोडियम मेटल है मतलब सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है। देखो दो प्रोडक्ट तुम्हें अलग मिलेगा, ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा नहीं। मतलब यहाँ पे देखो तुम्हें अगर तुम क्लोराइड लिए थे, देखो पहला वाला एग्जांपल देखो, क्लोराइड लिए थे और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिए थे, ठीक है। तुम्हें क्या मिला था, बेरियम सल्फेट का क्या मिला था, प्रेसिपिटेट मिला था। यहाँ पे देखो कोई प्रेसिपिटेट तुम्हें मिलेगा नहीं। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो कॉन्सनट्रेटेड अगर एसिड लोगे और उसको गर्म करोगे क्लोराइड के साथ तो रिएक्शन अलग होगा। मतलब क्लोराइड के साथ अगर डाइल्यूट H2SO4 लोगे तो रिएक्शन अलग है, क्लोराइड के साथ अगर कंसनट्रेटेड H2SO4 लेके उसको गर्म करोगे तो रिएक्शन अलग होगा, ठीक है। सेम चीज़ तुम्हारा नाइट्रेट के साथ भी होगा। अगर तुम कोई भी नाइट्रेट को कंसनट्रेटेड H2SO4 लेके ट्रीट करोगे और उसको गर्म करोगे तो भी प्रोडक्ट तुम्हें अलग मिलेगा। यहाँ पे जैसा मिला था डाइल्यूट के साथ वैसा मिलेगा नहीं, ठीक है। जैसे कि मान लो नाइट्रेट मतलब क्या, NO3 ग्रुप, तो तुम अगर मान लो KNO3 लोगे मतलब पोटाशियम नाइट्रेट, K मतलब पोटाशियम, NO3 मतलब नाइट्रेट, तो पोटाशियम नाइट्रेट। इसके साथ अगर H2SO4 तुम ट्रीट करोगे जो कि कंसनट्रेटेड है, इसको हीट देना होगा, ठीक है। टेम्परेचर क्या होगा, बिलो 200 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको तुम ट्रीट करोगे तो क्या होगा, सेम प्रोडक्ट होगा, मिलेगा तुमको KHSO4 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे NaHSO4 था, यहाँ पे KHSO4 होगा, और मिलेगा क्या, क्योंकि ये NO3 ग्रुप है इसलिए तुम्हें मिलेगा HNO3। यहाँ पे Cl ग्रुप था इसलिए मिला था यहाँ पे HCl। समझ में आ रहा है। मतलब मुद्दा का बात क्या है,
अगर तुम कंसनट्रेटेड H2SO4 लेते हो क्लोराइड और नाइट्रेट के साथ, उसको गर्म करते हो तो तुम्हें हाइड्रोजन सल्फेट मिलेगा प्रोडक्ट में। ये H2SO4 तुम्हारा हाइड्रोजन सल्फेट ग्रुप है, HSO4 ये तुम्हारा हाइड्रोजन सल्फेट ग्रुप है। मतलब अगर तुम कंसनट्रेटेड H2SO4 लोगे डाइल्यूट के जगह और उसको गर्म करोगे क्लोराइड और नाइट्रेट के साथ, तो तुम्हें प्रोडक्ट मिलेगा क्या, हाइड्रोजन सल्फेट। अगर तुम मेटल जैसा लोगे वैसा मेटल यहाँ पे रहेगा, लेकिन हर एक में तुम्हें क्या ये H2SO4 वगैरह मिलेगा, मतलब हाइड्रोजन सल्फेट तुम्हें मिलेगा। और वहीं अगर तुम डाइल्यूट लोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, ये SO4 मिलेगा, सिर्फ SO4 मिलेगा। देखो हर एक में SO4 है, समझ में आ रहा है। जहाँ तुम कंसनट्रेटेड ले लिए तुम्हें SO4 नहीं मिलेगा, उसका जगह HSO4 मिलेगा, ठीक है। अब जैसा मेटल लोगे यहाँ पे क्लोराइड और नाइट्रेट में, वैसे यहाँ पे मिलेगा मेटल, ठीक है। तो ये तुम्हें समझ के पढ़ना होगा, ये सब चीज़ समझने वाला है। कितना रटोगे तुम, रटने वाला चीज़ नहीं है। जैसे हम तुमको समझा रहे हैं वैसे समझो, ठीक से नोटिस करो क्या चेंजेस हो रहा है। डाइल्यूट लेंगे तो क्या चेंजेस हो रहा है, कंसनट्रेटेड लेंगे तो क्या चेंजेस हुआ। डाइल्यूट लोगे तो सिर्फ तुम्हें SO4 मिलेगा, सिर्फ SO4 मिलेगा जो कि सल्फेट ग्रुप है। वहीं अगर तुम कंसनट्रेटेड ले लिए तो तुम्हें SO4 की जगह क्या मिलेगा, HSO4 मिलेगा, मतलब हाइड्रोजन सल्फेट मिलेगा। अब मेटल तुम जैसा लोगे क्लोराइड और नाइट्रेट में, उस तरीके से यहाँ पे भी चेंज होगा, ठीक है। अच्छा, अगर मान लो तुम यहाँ पे जैसे NaCl ना लेके अगर तुम दूसरा मेटल लोगे, मान लो ये तुम Mg ले लोगे, MgCl2 ले लोगे, ठीक है, तो यहाँ पे भी तुम्हारा Mg आ जाएगा, ये भी Mg हो जाएगा, Mg HSO4 हो जाएगा। यहाँ पे 2 लिए हो, दो यहाँ पे देखो 2 Cl है, इसलिए यहाँ पे 2 Cl हो जाएगा। इस तरीके से चेंज होता है, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया तुम्हारा छठा वाला प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी क्लोराइड और नाइट्रेट का। यही सब प्रॉपर्टी एसिड का, यही लास्ट प्रॉपर्टी था एसिड्स का, और कोई प्रॉपर्टी है नहीं, ठीक है। तुम लोग का बुक में देखना इसके बाद दिया हुआ है कुछ कुछ एसिड और उसका यूजेस दिया हुआ है। जैसे कि मान लो बुक में देखना इसके बाद दिया हुआ है कुछ एसिड्स दिया हुआ है और उसका यूजेस दिया है, जनरल यूजेस ये कुछ दिया हुआ है। जैसे कि पहला एसिड दिया है बोरिक एसिड, देखना बुक में दिया हुआ है बोरिक एसिड, ठीक है। इसका जनरल यूज़ क्या है, देखो ये कहाँ कैसे यूज़ होता है, आई वॉश के लिए, आई वॉश के लिए यूज़ होता है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा एक एंटीसेप्टिक है बोरिक एसिड, इसीलिए। तो ये कभी कभी पूछ लेता है, एक एसिड दे देगा तुमको और पूछेगा इसका यूज़ क्या है। हम लोग का डेली लाइफ में इसका यूज़ कैसा होता है। तो बोरिक एसिड जनरली यूज़ होता है आई वॉश में, या फिर ये इसका अच्छा एक एंटीसेप्टिक की तरह यूज़ होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद दूसरा पूछा जाता है एसिटिक एसिड, ठीक है। एसिटिक एसिड का यूज़ क्या है, एसिटिक एसिड ये भी देता है कि अगर एसिटिक एसिड का हम लोग का डेली लाइफ में कैसा यूज़ है। इसको विनीगर में यूज़ होता है, मतलब खाने में डाला जाता है, इसको टेबल विनीगर बोला जाता है एसिटिक एसिड को, मतलब खाने में यूज़ होता है, कुकिंग में, टेबल विनीगर एंड इन कुकिंग, ठीक है, इसमें यूज़ होता है। समझ में आ रहा है। उसके बाद जैसे कि नाइट्रिक एसिड बहुत है, हम थोड़ा दिखा दिया तुमको। जैसे कि नाइट्रिक एसिड ये यूज़ होता है एज अ एक्सप्लोसिव, बहुत ही एक्सप्लोसिव सही है नाइट्रिक एसिड, इसलिए इसको अवॉइड भी किया जाता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग है, इसीलिए एक्सप्लोसिव की तरह यूज़ होता है नाइट्रिक एसिड, ठीक है। उसके बाद जैसे फॉस्फोरिक एसिड, ये यूज़ होता है फर्टिलाइजर्स में, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ कुछ एसिड दिया हुआ, यह पढ़ लेना। तुम्हें पूछेगा कि एक एसिड दे देगा, उसका जनरल यूज़ क्या है बताओ, तो ये पढ़ोगे। हम 4 एसिड बोल दिए, बुक में देखना और भी है, बहुत सारा है, ठीक है, ये पढ़ लोगे, ठीक है। अच्छा, तो एसिड का केमिकल प्रॉपर्टी यहाँ पे ख़त्म है। और इसी के साथ पहला जो टॉपिक है तुम्हारा एसिड बेस और सॉल्ट्स का, ये पहला टॉपिक यहाँ पे ख़त्म है, क्योंकि तुम लोग का ये चैप्टर है, तीनों पार्ट है। हमने पहले एसिड वाला पार्ट कंप्लीट किए, नेक्स्ट क्लासेस में बेसिस वाला पढ़ाएंगे, सॉल्ट वाला पढ़ाएंगे। मेरा पहला पार्ट सिर्फ खत्म हुआ जो एसिड का है, उसके बाद सेकंड पार्ट बेसिस पढ़ाएंगे, उसके बाद लास्ट पार्ट सॉल्ट पढ़ाएंगे, तो ये चैप्टर खत्म होगा, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बेसिस से स्टार्ट करेंगे, उसका फिजिकल प्रॉपर्टी, उसका केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।